बहुत से प्रोटेस्ट हुए थे। संजय दत्त के साथ उसको इल्ज़ाम लगा दिया गया वो टेररिस्ट है, ये पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए। संजय दत्त का साइलेंट फेस है, ही स्पीक्स ए लॉट इन बिटवीन द डायलॉग्स, दैट इज संजय दत्त पावर। जो एक्टिंग का मेथड था उनसे प्रभावित होकर अगर आप इनकी सबकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो आपको दिलीप कुमार की उस जवानी का सारा अक्स नजर आएगा। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कैसे याद करेंगे खलनायक को, चोली के पीछे क्या है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, आप एक्शन याद करेंगे। शायद आप थोड़े देर के बाद सुनेंगे कि खलनायक 2 भी आ रही, क्योंकि जिसकी जो कहानी है, क्योंकि वो तो जेल चला गया, अब जेल चला गया तो खलनायक 2 जब आएगा तो जेल से बाहर आएगा, अब उसके साथ क्या होगा, वो किस किस को मिलेगा। कैरेक्टर तो बोलो बलराम का ही रहेगा और एक्टर्स भी वही रहेंगे। पूर्ण विश्वास है कि जब खलनायक 2 बनेगी तो एक बहुत बड़ी हिट बनेगी। जो कर्मा का एक आइकॉनिक सॉन्ग है, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, उस गाने को उनका जो मेन सिंगर है उनको कहा ये गाना आप दोबारा से गाइए लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में गाइए। जो बादशाह होते हैं जी। वो गाने से ही शुरू करते हैं। अरे और आपने एक बड़ा खूबसूरत आलाप गाया, आपकी आवाज़ भी अच्छी है और आपने गाया भी अच्छा। और मुझे याद आ गई कि आराधना में जो मेरी इंट्रोडक्शन थी उसमें ये आवाज़ आई थी, जो राजेश खन्ना की इंट्रोडक्शन से पहले प्रकाश आता है फिर सूरज आता है। ये है कि हमारी फिल्मों की कहानी जब आम लोगों को पसंद आती है, उनके दिलों को छूती है, उनके आंखों में आंसू ला सकती है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है, तो हम समझते हैं कि हमने अच्छा काम किया, क्योंकि हम रचनाकार हैं, हम राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। एक और इमोशन जो जगाती है वो है थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ, जो आपके कैरेक्टर को देख के, मैं बात कर रहा हूँ खलनायक की, जिसको 30 साल पूरे हो चुके हैं। जी, वो काफी अलग कैरेक्टर था, वो फिल्म भी काफी अलग थी, एक एंटी हीरो को हमने देखा था पर्दे पर। ऑडियंस के लिए भी ये थोड़ा सा डिफरेंट सा फील था, रिस्क तो था ना सर? आज से 30 साल पहले खलनायक जब रिलीज हुई थी तो हम लोग बहुत कष्ट में थे। आपको याद होगा कि खलनायक रिलीज से पहले बहुत से प्रोटेस्ट हुए थे कि संजय दत्त के साथ उसको इल्ज़ाम लगा दिया गया वो टेररिस्ट है, ये पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसमें चोली के पीछे गाना बहुत वल्गर है, और कुछ लोगों ने कोर्ट में भी इसको अपील कर दिया। तो हमें ये दिल से मालूम था कि ये फिल्म जो हम बना रहे हैं वो एक ऐसे खलनायक के जो नायक से भी ऊपर है। खलनायक जो वर्ड है, शब्द है, वो एक ट्रेजिक हीरो का है। नायक तो जोड़ा है ना उसके साथ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो उसकी कहानी की वो नायक की बात भी करता है और एंड में वो नायक बनता है अपना सेक्रीफाइस करके, खुद जेल जाके, एक को राम कह के, एक को सीता कह के। तो वो सब्जेक्ट मुझे बहुत एक्साइट किया उसने और मैंने बनाया। और उसके लिए कास्टिंग की मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं कौन से एक्टर को कास्ट करूं। तो मुझे कभी भी कास्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि मैं इसकी पिक्चर चली है, इसका इतना कलेक्शन हुआ है तो इसको ले लो, ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। मुझे हमेशा होता है कि जो कहानी मैंने लिखी है, जो कैरेक्टर किरदार मैंने लिखा है, उसका चेहरा उस चेहरे से मिलता है या नहीं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वोकल लैंग्वेज है, फेस लैंग्वेज है, वो उससे मिलती है कि नहीं। तो हालांकि संजय दत्त के साथ मैंने विधाता में भी काम किया था, शुरू में उसकी फर्स्ट सेकंड फिल्म थी, तो 10 साल हो गए थे हमें काम किए। तब तक जैकी, अनिल कपूर, बहुत से एक्टर्स थे हमारे कंपनी में, लेकिन मैंने सिलेक्ट किया संजय दत्त को इसलिए कि संजय दत्त का जो चेहरा है उसमें एक मासूमियत है, एक मासूमियत भी है और एक दुख भी है, उसकी आंखों में पेन भी है, उसकी आंखों में क्रोध भी है। तो उसके जो आंखें हैं संजय दत्त की, वो किस क्षण में हर का प्रकार का जो भावना है, एक्सप्रेशन है, वो प्रकट कर सकती है आंखों से। वोकल से तो हम डायलॉग देते हैं क्योंकि स्टोरी चलती है, स्टोरी के हिसाब से हम उनको डायलॉग देते हैं, सीन के हिसाब से।
लेकिन जो परफॉर्मेंस है एक्टर की वो फेस से होती है, उसकी साइलेंस से होती है। डायलॉग तो डायलॉग राइटर ने लिखे हैं, डायरेक्टर ने लिखे हैं, राइटर ने लिखे हैं, लेकिन जो चेहरा उसकी खामोशी ने बोला है वो एक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो संजय दत्त का साइलेंट फेस है, कभी आप उससे मिले भी जिंदगी में या फिल्म में भी देखें, ही स्पीक्स ए लॉट इन बिटवीन द डायलॉग्स। दैट इज संजय दत्त पावर। तो मैंने ये निश्चय किया कि ये कैरेक्टर मेरा ये ही कर सकता है। और बहुत से स्टार्स आए मेरे पास कि हम ये करना चाहते हैं, कि उनको पता लगा कि मैं कहानी बना रहा हूँ, ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत बना है। तो मैंने सबको कहा कि भाई बात ऐसी कि तुम करोगे तो तुम भी डूबोगे, मैं भी डूबूंगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर कास्टिंग जो है मेरे को चाहिए। हालांकि मैंने 10 साल से काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन वो चेहरा जो है, वो एक्टर जो है मुझे चाहिए। और मैंने संजय दत्त को बुलाया, उनको कहानी सुनाई और उसी वक्त उन्होंने हाँ किया कि सर मैं करूँगा। लेकिन वो कैरेक्टर की जो, अगर आप फिल्म देखी है तो उस कैरेक्टर के हाव भाव, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो हीरो की तरह बात नहीं करता, ना वो विलन की तरह बात करता है। वो हर बुरे काम को एंजॉय करता है, मर्डर को भी एंजॉय करता है। और जिस वक्त प्यार करता है तो थोड़ा सीरियस हो जाता है, इमोशनल होता है तो सीरियस हो जाता है, मर्डर करता है तो खुश हो जाता है। तो उसकी बहुत डायमेंशंस थी उस कैरेक्टर की। इसीलिए मुझे संजय के साथ ये बर्ताव करना पड़ा कि संजू मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर उसको लेफ्ट घूमना है तो तुम राइट घूमोगे, लेफ्ट नहीं घूमोगे। योर कैरेक्टर इज अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर। ऑडियंस को नहीं मालूम होना चाहिए कि अभी तुम नेक्स्ट टाइम में क्या बोलने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। ये हर सीन में चाहिए। तो कभी वो मेहनत बहुत की उसने बेचारे ने, और कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था। तो उस समय में जब नहीं कर पाता एक्टर, तो फिर मैं एज ए डायरेक्टर उसको करके दिखाता था कि इस तरह का शॉट चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये कैरेक्टर करेगा, इसका बॉडी लैंग्वेज ये होगा, ये पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। और ये इस तरह से जेल के सीन में अपने किसी बंदे को मिलता है, लड़के को, उसको पता लगता है ये भी जेल में है। बोलता है अरे मुन्ना तुम कब आए, कब आए, अरे मुझे पता है नहीं, तुम भी आ गए, करके उसका गला ही घोट देता है, अगर आपने देखा हो। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सीन था वो, यस है ना। यस। तो उस तरह का खलनायक था हमारा। और वो खलनायक फिर एक लड़की को किडनैप करता है और वो लड़की को मिलते हैं, उसके फिर प्यार में पड़ जाते हैं। अब आप खलनायक की अगर ट्रेजेडी देखें तो उसकी जो असली कहानी है वो उसकी माँ की कहानी है। अगर आप खलनायक शुरू में देखें, स्टार्ट कहाँ से होती है, माँ ट्रेन में वेट कर रही है, जगजीत सिंह का गाना चल रहा है, ओ माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे प्यारे तुझको रावण हो गया राम। एक माँ अपने बेटे की प्रतीक्षा में है जो टेररिस्ट बन चुका है और उसको वापसी लाना है, वापस लाना है। वो दर्द से शुरू होती है और उसका कनेक्शन बेटे के साथ भी है। अगर आप संजय दत्त की फिल्म खलनायक की कहानी देखें तो उसके दर्द की कहानी है कि वो अपनी माँ को छोड़ के आया है, माँ बाप से लड़ के आया है और आज भी माँ को याद करते हैं। जो राम सेना कैरेक्टर है जैकी श्रॉफ का, वो उसका सहपाठी था, उसकी माँ के साथ पढ़ता था, बाबला बोलती थी उसको। तो अगर आप कहानी देखें तो वो है लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कैसे याद करेंगे खलनायक को, चोली के पीछे क्या है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, आप एक्शन याद करेंगे, उस पेड़ की जो फाइट हुई है उसको याद करेंगे। वो तो हम एंटरटेनमेंट के लिए उसको डेकोरेट करते हैं, लेकिन बेसिक कहानी, बेसिक आत्मा उसकी जो है, मदर लॉस्ट हर सन एंड सन वेटिंग फॉर द मदर, मदर वेटिंग फॉर द सन, एंड ए गर्ल कम्स इन हिज लाइफ। वो लड़की उसको समझाती है कि देखो हर खलनायक के बीच में एक नायक होता है, एक रावण के बीच एक राम छुपा है, तुम अपने राम को पहचानो। फिर वो लड़की से प्यार करने लग जाता है, लड़की फंस जाती है उसको बचाने के चक्कर में, फिर ये लड़की की को बचाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देता है। ये कहानी है। तो यही कहानी का जो दारोमदार है उसकी आत्मा है, इसलिए लोगों को छुई। लोगों का कहना है कि आज इतनी बड़ी पॉपुलर फिल्म हुई, 30 साल हो गया इस फिल्म को, आज भी लोगों को प्यारी लगती है। वो प्यारी लगने का कारण जो है उसके अंदर का सोर्स है, उसका दर्द है।
एंटरटेनमेंट की फिल्में बनाएंगे, खाली एंटरटेनमेंट की कॉमेडी बनाएंगे, कितने साल चलेगी? तो कैरेक्टर एंटरटेनिंग था, उसका बात करने का तरीका एंटरटेनिंग था, लेकिन अंदर से उसका दिल आत्मा बहुत अपने आप में एक स्थिर थी, एक करुणा थी उसके अंदर, दया थी। तो ये सब हम सोचते हैं, तब जाके ये फिल्में जो हैं इतने सालों तक रह सकती हैं जिंदा। फिल्म जब बनाते हैं उसमें हम कमर्शियल ध्यान देते हैं, मिर्च मसाला भी होना चाहिए, लेकिन सब्जी क्या है पहले वो तो देखो, कि भात क्या बना रहे हैं। मिर्च मसाला तो हर भात और हर दाल में, हर सब्जी में होता है, हम भी करते हैं, लेकिन अंदर से उसका थीम क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैं कहूँगा कि हम तो चाहते थे जब फिल्म बनाई कि भाई 25 वीक चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, सिल्वर जुबली हो जाए, 30 वीक चल जाए, पर हमें नहीं मालूम था कि ये 30 साल तक जिंदा रहेगी। और आज मैं 30 साल के बाद आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उसी पिक्चर के बारे में जो मैंने बनाई, और जिस फिल्म ने रिलीज के टाइम पे बहुत तकलीफ सही, बहुत अपोजिशन हुई, लेकिन जब पब्लिक के सामने आई तो पब्लिक ने उस पिक्चर को ऐसे उठा लिया, मन में बसा लिया, और संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो आइकॉनिक बन गया। उनकी जिंदगी का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज कितने प्रोड्यूसर्स हैं मेरे पास आते हैं जो कि खलनायक 2 बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको अप्रोच किया है हाँ, खलनायक 2? बहुत से प्रोड्यूसर ने किया, बहुत से प्रोडक्शन हाउस ने किया कि हम खलनायक 2 बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला आप अच्छी कहानी लाइए, अच्छी स्क्रिप्ट बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। और मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा, शायद आप थोड़े देर के बाद सुनेंगे कि खलनायक 2 भी आ रही है, क्योंकि जिसकी जो कहानी है वो उसी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो तो जेल चला गया। अब जेल चला गया तो भी खलनायक 2 जब आएगा तो जेल से बाहर आएगा, अब उसके साथ क्या होगा, वो किस किस को मिलेगा, एक अपने आप में डायमेंशन आएगी। कैरेक्टर तो बल्लू बलराम का ही रहेगा, और एक्टर्स भी वही रहेंगे। एक्टर्स भी वही रहेंगे। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जब खलनायक 2 बनेगी तो एक बहुत बड़ी हिट बनेगी, खलनायक से भी ज़्यादा हिट बनेगी। और अच्छी बात यह है कि आजकल 5 अगस्त को आज रिलीज हुई थी, 30 साल हो गए पूरे, और इस अगस्त में 9 अगस्त को ही 8 अगस्त को कर्मा रिलीज हुई थी, और कर्मा को हो गए 37 साल। तो कर्मा फिल्म के लिए मैं क्या ट्रिब्यूट कर सकता था, कि मैंने कहा कि कर्मा को भी मैं अपना ट्रिब्यूट दूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो कर्मा का एक आइकॉनिक सॉन्ग है, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, उस गाने को मैंने, उनका जो मेन सिंगर है कविता कृष्णमूर्ति जी, उनको कहा ये गाना आप दोबारा से गाइए, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में गाइए। तो वो गाना उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में गाया। फिर हमारे जो विस्लिंग वुड्स फिल्म स्कूल है, उसमें जो म्यूजिक स्कूल है, उनके बच्चों ने इसके साथ काम किया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इसको रिक्रिएट किया, उसका वीडियो बनाया, और हम 9 अगस्त को सारेगामा के माध्यम से इस गाने को रिलीज कर रहे हैं। क्या बात, जो 15 अगस्त को आपको टेलीविजन में भी दिखाई देगा ऐसी। तो ये हमारा ट्रिब्यूट है कि 77th ईयर ऑफ में जा रहा है हमारा देश इंडिपेंडेंस को, तो कर्मा को भी ट्रिब्यूट है। एब्सोल्युटली। तो वो अगर आप गाना देखेंगे तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि वो गाने, मेरा ये दावा है कि वो खाली संस्कृत में नहीं है, वो गाने को देख के आप संस्कृत सीखना शुरू कर देंगे। लेट्स होप। इतना खूबसूरत वो बना है। और 9 अगस्त को सारेगामा रिलीज कर रही है, 15 को दूरदर्शन कर रहे हैं। अब दूरदर्शन के बाद से बात निकली तो मैं जो दिल्ली में आया हूँ इसीलिए आया हूँ कि हमारी एक टेलीविज़न शो है मुक्ता आर्ट्स में, जो मैंने ही प्रोड्यूस किया है, और टेलीविज़न शो का नाम है जानकी। आज के दौर में सिनेमा, OTT, टेलीविज़न सीरीज़ एक कॉमन बात हो गई है। लोग अच्छा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं, जो सीरीज़ में दिखा दो, OTT में दिखा दो या सिनेमा में दिखा दो, ठीक है। हाल तीनों की शैली अलग है, भाषा अलग है। तो मैंने अपने बच्चों को कहा, विस्ली वुड्स के जो हमारे ग्रेजुएट्स हुए, हमारे डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके द्वारा हमने ये शो बनाया जानकी।
और ये शो आज दूरदर्शन वालों को बहुत पसंद आया। ये डेली सीरीज़ है, 208 एपिसोड हैं और बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है, डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने। आप देखेंगे जो दूरदर्शन के जितने भी शो हैं, उनके स्तर से बहुत ऊपर है। ऐसी चाहे उसकी फोटोग्राफी हो या उसका परफॉर्मेंस हो या उसके सीन्स हो, वो एक अपने मयार लेकर आए हैं। और ये दूरदर्शन के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत एक बड़ी गर्व की बात है। डीडी नेशनल पे इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं Very 8:30 बजे 15 अगस्त को। तो लेकिन उसके द्वारा भी हम अपनी कहानी को समझें। अब जानकी जो कहानी है वो एक लड़की की कहानी है कि आज हम बेटी को बेटा क्यों बोलते हैं, बेटी को बेटी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? वही क्यों? इसलिए कि हमारे इंसान आदमी का अहंकार है कि मुझे बेटा होना चाहिए था, बेटी हो गई। वो बेंचमार्क ही बेटे को बना दिया। तो आप बेटी को सम्मान तो करते हैं लेकिन बेटी को बेटा नहीं, बेटी नहीं बोलते। फिर वो बेटी को आप छोड़ देते हैं। फिर वो बेटी जब अकेली अपने जन्म से लेके अपने 25 साल के जीवन में जो जो संघर्ष करती है और हर संघर्ष हर चुनौती को वो पूरे तूफान की तरह लेती है और वो लड़कों से भी बेहतर करके दिखाती है। उसकी जो वुमन एम्पावरमेंट, जो उसकी पावर है एंट्री कि जो बाप छोड़ देता है उसको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी एसेट्स थी, संपत्ति थी जिसको मैंने त्याग दिया था। इस तरह की एक बड़ी दर्द भरी कहानी है और बहुत जो कैरेक्टर है जानकी का, वो कैरेक्टर अपने आप में इतना जिज्ञासु कैरेक्टर है, इतनी इंटेलिजेंट बातें करती हैं कि जैसे कि विधान से ही ऊपर से ही कुछ अकल लेके आई होगी, बुद्धि लेके आई होगी लड़की। तो उस लड़की की कहानी बहुत अच्छी बनाई है इन लोगों ने। उसमें कुछ 5-6 गाने भी हैं हम लोगों ने कंपोज किए। तो आशा करता हूँ कि जानकी टेलीविजन सीरीज भी हमारा बहुत बड़ा हिट होगा और बाकी जनता का प्यार तो हमेशा रहा है मेरे साथ, ईश्वर के आशीर्वाद भी रहा है। लोगों ने मेरी फिल्मों को, मेरे काम को पसंद किया, इसका मैं बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ, आपका, मीडिया का, व्यूअर्स का। तो हम अगस्त की बात कर रहे हैं, हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। आपने खलनायक की पूरा वृत्तांत हमें सुनाया, थैंक यू सर। लेकिन मैं वो उस कॉन्वर्सेशन पे आऊँगा जो कर्मा में हुआ, लेकिन कर्मा से पहले विधाता में हुआ, एंड ऑल्सो योर फ्रेंडशिप एंड योर बॉन्ड विद द मैन हु इज स्टेयरिंग अस फ्रॉम देयर, द लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब के बारे में ये बात करना सूरज को रोशनी दिखाने की तरह है। दिलीप कुमार सिनेमा एक्टिंग में अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन रहे हैं और रहेंगे। वो अपने आप में एक किताब है, एक इतिहास है, एक ग्रंथ है। दिलीप कुमार साहब की जो एक्टिंग का मेथड था, उसके मेथड को लेके कम से कम 17 स्टार्स बने हैं, 17 अलग अलग स्टार्स। उनसे प्रभावित होकर, उनसे बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने के तरीके से, जिसमें प्रमुख राजेंद्र कुमार भी थे, राजेश खन्ना साहब भी थे, शाहरुख खान साहब भी हैं, शाहिद कपूर साहब भी हैं। ऐसे बहुत से एक लंबी लाइन है। अगर आप इनकी सबकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो आपको दिलीप कुमार की उस जवानी का सारा अक्स नजर आएगा। ये है दिलीप कुमार, जिसने कि कितने और दिलीप कुमार बनाए। मैंने दिलीप साहब के साथ 3 फिल्में की हैं, विधाता, कर्मा, सौदागर। तो ये मेरे खाली आइकॉनिक एक्टर ही नहीं थे, ये मेरे गुरु भी थे। मैंने इनसे इतना कुछ सीखा है जिंदगी के बारे में, सिनेमा के एक डिग्निटी के बारे में। सिनेमा की डिग्निटी होती है, तो ये हैज बीन ए पर्सनैलिटी ऑफ डिग्निटी, कि दिलीप साहब ने जो भी काम किया है वो डिग्निटी से किया है। डांस किया है, एक्टिंग की है, कॉमेडी की है, जो भी जिंदगी में भी वो डिग्निटी रखी। उन्होंने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी, बेटा जो भी करना उसमें एक डिग्निटी वर्ड का ध्यान रखना। आपके सीन में भी एक मयार होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए। अपनी इज्जत करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, अपनी इज्जत मत बेचना। ये कितनी बड़ी बात थी।
तो मैंने बहुत सी बातें इनसे सीखी हैं, ज़िंदगी के बारे में, सिनेमा के बारे में, कहानी को बताने के तरीके के बारे में, किरदारों के बारे में। दिलीप कुमार ऐसे एक्टर थे जिस वक्त मैं विधाता में काम कर रहा था, जब उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा रोल तो तुमने सुना दिया है, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है शम्मी कपूर का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको तुम बढ़ाना। मेरा रोल कम कर देना चलेगा, लेकिन ये कैरेक्टर बड़ा एंटरटेनिंग है और बहुत इनोसेंस है इसके अंदर। तो ये जो दूसरे कैरेक्टर को भी कहते थे कि इसको भी जगह दो। सौदागर में उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हें करना है राजकुमार को, उसको एक मयार पर लेकर आओ, भले मुझसे ऊंचा भी होगा तो चलेगा, तभी ये ड्रामा चलेगा। अब ये कौन एक्टर कहेगा कि अब दूसरे का रोल जो है मुझसे ज़्यादा पावरफुल करो। ये कहते थे, वो अलग बात थी कि मैं एज ए राइटर डायरेक्टर जो मुझे करना था वो करता था, लेकिन उनका एक विशालता तो थी, बिल्कुल, एक दिल था उनका बहुत बड़ा। एंड आज हम देखते हैं साइनिंग अमाउंट्स को लेके न्यूज़ बनती है, खबरें चलती हैं कि बिग स्टार्स इतना चार्ज करते हैं। वहीं पे एक इंस्टीट्यूशन, अ लेजेंड दिलीप साहब, जिनके लिए पैसा लीस्ट ऑफ द कंसर्न। सबसे बाद में पैसा, पैसे की बात जब आप करते हैं आप उनके साथ, तो आपको क्या कहते हैं, बदतमीज हो तुम। सीधे मुंह पे, सीधा मुंह पे बदतमीजी की बात मत करो। कहानी सुनाओ क्या है, किरदार बताओ क्या है, काम बताओ क्या है। पैसा जितना दे सकोगे उतना ही दे दोगे ना, मैं भी रोटी पानी तो चला ही लूंगा। हाउ हम्बल। वो भूखे थे, मुझको 2-4 सीन अच्छे थे, दो इस बात की भूख है। पैसे की भूख तो उनको कभी रही नहीं, फिर भी पैसा तो फॉलो करता है। उनको था कि पहले मेरा काम, मैं जिसके लिए बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, वो मुझे चाहिए। पैसे की भूख यही तो सिखाई हमको उन्होंने, इसीलिए हमने कुछ नाम कमाया। पैसा कहाँ कमाया, ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन पैसा आया हमारे पास, ईश्वर ने दिया हमको, सपोर्ट सिस्टम दिया। कोई शिकायत नहीं हमको पैसे की तरफ से। हमको यही है कि ईश्वर हमको ऐसा देना कि कल से बेहतर काम करें, एक और अच्छा प्ले लिखें, एक और अच्छी फिल्म बनाएं, एक और अच्छा शो बनाएं, जैसे हम कर रहे हैं कोशिश। उसके लिए आपकी गुड विशेस की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। गुड विशेस तो है ही जानकी के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड जाते जाते सर, बस आपसे इतना ही जानना चाहूँगा कि आपने लिटरली इंडियन सिनेमा को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है, ग्रो होते देखा है। इतने सारे एसोसिएशंस रहे हैं आपके, इतने सारे कलाकार आपके अंडर से होके गुजरे हैं, आपके डायरेक्शन में काम किया है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टार नहीं कहूँगा, कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपके यहाँ रहा। दिलीप कुमार एज एन एक्टर नहीं, एज ए इंसान भी है। ही वॉज लाइक माई ब्रदर टू मी। उनकी जो इखलाक और उनकी जो इंसानियत और उनकी जो बात करने का तरीका, मेरे गुरु भी वही रहे, भाई भी रहे, वो इंसान भी वो रहे, जो हमेशा मेरे जीवन में रहेंगे और आखिर तक रहेंगे। थैंक यू सो मच, द शो मैन। थैंक यू सुभाष घाई सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज गर्ल्स, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। सर साथ में हो जाए। क्या बात है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। नमस्कार।